ध्यान देना, आपने पढ़ा नहीं होगा कहीं पर, पहले इतना ध्यान नहीं दिया होगा कहीं पर इस टॉपिक के बारे में। आज थोड़ा सा मेरी बातें ढंग से सुन लेना, आप तो याद हो जाएगा आपके टॉपिक। सिलेबस का पहला टॉपिक देखोगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। दो टर्म लिखे, वैसे बेसिकली उसने तो प्राचीन मध्यकाल दोनों ही दिए, पर प्राचीन के अंदर इतना कुछ अपने था भी नहीं, ज्यादा जानकारी की सोर्स है नहीं, तो मध्यकाल वाली पढ़ते हैं अपने प्राचीन के नाम पर। दोनों सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव भी और आपके रेवेन्यू वाला जो था, इन दोनों के बारे में अपने पढ़ेंगे। रेवेन्यू अपने आप में एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट है। अब मैं इस टॉपिक से आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। मैंने कहा कि हम पढ़ेंगे मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। मैं कहता हूं इसका नाम ये ना पढ़ा जाए, हम इसको प्रशासनिक व्यवस्था या राजस्व व्यवस्था के नाम से नहीं पढ़े, हम इसका नाम देते हैं सामंती व्यवस्था, क्योंकि यही थी वास्तव फ्यूडल सिस्टम। ये फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था, सामंती व्यवस्था हुआ करती थी। क्या थी सामंती व्यवस्था, क्या थी ये मैं समझाता हूं, वापस सुनना आप सामंती व्यवस्था के बारे में। कोई भी एक राज्य हुआ करता था, उस राज्य में जो सबसे बड़ा भाई है वो तो बन जाता राजा, बाकी भाइयों को मिलती थी जागीर। या ठिकाने मिलते, या तो जागीर कह दो या आप इसको ठिकाना कह दो। और जिसको ये जमीन मिलती थी उसको बोलते थे सामंत, फ्यूडल लॉर्ड कहा करते थे उसको। सीधी सी बात कि राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था सामंती व्यवस्था पर आधारित थी। इस सामंती व्यवस्था में सबसे बड़ा भाई राजा बनता था, तथा अन्य भाइयों को भूमि आवंटित की जाती थी। अदर जितने भी भाई होते उनको जमीन दिया करते थे, लैंड एलोकेशन किया जाता था, भूमि आवंटित की जाती थी। उस भूमि को जागीर अथवा ठिकाना कहा जाता था, तथा जिस भाई को जमीन मिलती थी उसको बोलते थे सामंत। इतनी बात याद रखनी है। अब बात है कि ये जमीन देनी क्यों पड़े, क्यों दिया करते थे जमीन। दो चीजें कि भाई को इस सामंत को जमीन क्यों दी जाती थी। एक तो इसके जीवन निर्वाह के लिए, ये कहता भाई मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या करूंगा, तो कहते कि भाई तू ये 2 गांव रख ले, 4 गांव रख ले। ये भाई के डोल सारू है, जिस भाई में जैसे डोल है उसको वैसे दे देते। किसी युद्ध वगैरह में ढंग से जीत के आता था कोई भाई तो उसको कहते तू ज्यादा रख ले। कोई इतना कमजोर होता, ज्यादा ताकतवर नहीं होता, उसको कम मिल जाया करते थे। एक तो जीवन निर्वाह के लिए, या दूसरा कारण या तो क्या कर दो, और प्रशासनिक व्यवस्था संभालने के लिए। कि भाई राजा एक बात जानता था कि यार यहां बैठ के पूरी टेरिटरी के अंदर नहीं देखा जा सकता, तो बाकी जगह व्यवस्था कौन संभालेगा। तो बाकी जगह भाइयों को कहता है यहां तू संभाल ले, 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 सब जगह ये व्यवस्था तू देख ले। अलग अलग भाइयों को देती, और यहां से टैक्स ले लिया कर, उस टैक्स का एक भाग मेरे पास भेज दिया कर ऊपर, बाकी वाला तेरे पास रख लिया कर। निश्चित कर दिया। पट्टा लिख दिया करते थे उसके नाम, जैसे आज अपने पास प्लॉट का पट्टा होता है वैसे उसके नाम पट्टा लिख के देते। इतने रुपए की टैक्स वाली जमीन हम तेरे को दे रहे हैं, एक भाग हमारे पास भेजना, बाकी तेरे पास रखना, तेरे खर्चे चलाना इनसे, ताकि तेरा लाइफ सर्वाइवल हो और एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था भी वहां की संभाली जा सके। मैं वापस पढ़ रहा हूं, इसको सुनना कि राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था सामंती व्यवस्था थी, जिसमें एक भाई राजा बनता था, अन्य भाइयों को भूमि दी जाती थी। इस भूमि को जागीर अथवा ठिकाना कहते थे। जिन भाइयों को यह भूमि मिलती थी उनको फ्यूडल लॉर्ड या सामंत कहा जाता था। यह भूमि उन्हें उनका लाइफ सर्वाइवल या जीवन निर्वाह तथा प्रशासनिक व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम संभालने के लिए दी जाती थी।
अब मैं जब कहता हूं कि वो अपने भाइयों को ये दिया करता था, तो इससे एक बात सामने निकल कर आई कि हमारी जो सामंती व्यवस्था है वह सहगोत्रीय रक्त संबंधों पर आधारित है। भाई ये भाई वगैरह कौन है, किसको ये दिए जा रहे हैं? राजा के खुद के भाई, उसके चाचा के बेटे, ताऊ के बेटे, उनको दिया करता था। मतलब अपने गोत्र के जो ब्लड रिलेटिव हुआ करते थे, ज्यादातर जो जमीन है उनको दी जाती थी। अपवाद वगैरह आगे पढ़ेंगे हम, कई चीजें और भी होती थी। पर ये एक बात याद रखने वाली है कि हमारा जो फ्यूडल सिस्टम था वो सहगोत्रीय रक्त संबंधों पर आधारित था, ब्लड रिलेटिव को दिया करते थे और रीजन था भाई, उन पे विश्वास करते हैं। किसी दूसरे को आप जमीन दो, ये ठिकाना तू रख ले, आपका रिलेटिव नहीं है वो, हर किसी को दे दो और कल को वो पड़ोसियों के साथ में समझौता कर ले तो, किसी दूसरे वाले के पक्ष में चले जाए तो राजा अपने भाइयों पे ज्यादा विश्वास करता कि हाँ यार तू रख ले, इतनी वाली जमीन तू संभाल ले, मेरा छोटा भाई, ताकि तेरे को जीवन भी चल जाएगा, यहां से खर्चा भी पूरा हो जाएगा और यहां की व्यवस्था तू संभाल लेगा। हम ये कह सकते हैं कि हमारी सामंती व्यवस्था बंधुत्व पर आधारित थी। राजा उस सामंत को कहता कि तेरे को दो काम करने हैं, शांति का जब टाइम चल रहा है तब तो यहां से टैक्स ले और जनता का प्रशासन संभाल। प्रशासन संभालने का मतलब क्या? लड़ाई झगड़े टंटे इनके बीच में यदि कोई जनता के बीच में हो जाए तो सर्वे सर्वा है, तो कर वहां कुछ। आप ये मान लो कि राजा प्रधानमंत्री है, सामंत उसके मुख्यमंत्री है, अलग अलग राज्य सबके बीच में बांट रखे और ये कर। सामंत भी इस काम को चाव के साथ करते हैं क्योंकि सामंतों को पता है कि ये अपना भाई है। तो हमारी जो सामंती व्यवस्था थी वो ब्रदरहुड पर आधारित थी, बंधुत्व पर आधारित थी। और राजा कहता है कि युद्ध का टाइम हो तो तुम सारे सेना लेके मेरी सहायता करने के लिए आओगे, और युद्ध के टाइम में सारे के सारे सामंत राजा की सहायता करने के लिए जाते थे। क्यों जाए भाई? राजा तो युद्ध में फंसा हुआ, उस समय कोई सामंत मना कर दे तो कि मैं नहीं जाऊंगा, राज्य तेरा है, तेरे पे आक्रमण वाले नहीं आ रहे हम तो, पर नहीं जाते थे क्योंकि सामंत को पता था कि राज्य हमारे बाप का था, बाप से एक भाई को ही मिल सकता है, इसलिए इस भाई को मिला, बाकियों को हमको ये जमीन मिली है। इसलिए इस राज्य पर हम सबका सामूहिक अधिकार है। मेरी बात सुनना कि राज्य राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं माना जाता था, बल्कि सभी बंधु बंधुओं की सामूहिक धरोहर माना जाता था। और इसलिए अपनी बपौती पर जब कभी आक्रमण हुए तो तमाम सामंत उनके खिलाफ लड़ने के लिए चले जाया करते थे। इसलिए हर कोई हरावल में लड़ने के लिए तैयार रहता था कि हमें भेजो, हमारे पिता के राज्य पर इस प्रकार आक्रमण कैसे किया जा सकता है, बाप दादाओं के राज्य पर इस प्रकार को दूसरा आके आक्रमण कैसे कर सकता है। ध्यान देना इस बात पर कि हमारे यहाँ पे जो राज्य था वो राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है उसकी, तो साहब तो सभी भाइयों की कलेक्टिव हेरिटेज है वो। सभी भाइयों की सामूहिक धरोहर मानी जाती थी। हमने कहा ठीक। तो राजा और सामंतों के बीच में रिलेशन क्या थे? हमने कहा बंधुत्व पर आधारित। मतलब कैसे? राजा सबसे ऊपर है, बाकी सब उसके नीचे 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 ऐसे आएंगे। मैंने कहा ना 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 ना, ये नहीं है, एक लंबी लाइन है। जैसे छोटी क्लासों में या स्कूलों में जब प्रार्थना करवाते हैं तो एक लंबी लाइन बनती है, एक बच्चा आगे खड़ा है, फिर उसके पीछे खड़ा, फिर उसके पीछे खड़ा, फिर उसके पीछे खड़ा, फिर उसके पीछे खड़ा है।
जो सबसे आगे खड़ा है इसका मतलब ये नहीं वो सबसे ऊपर है, बस वो सबसे पहले खड़ा हुआ है। एग्जैक्टली ये राजा और सामंतों की स्थिति थी। सब भाइयों की एक लाइन है, उस लाइन में एक भाई सबसे आगे खड़ा है, बाकी भाई उसके पीछे खड़े। इस लाइन को मैं यदि और स्पष्ट करूं तो दिलीप सर की पॉलिटी वाली टर्म में मैं बोलूं तो मैं कहूंगा कि राजा फर्स्ट एमंग द इक्वल्स था। ये नहीं है सिस्टम कि एक ऊपर है फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे ना, बराबर की लाइन है। एक भाई सबसे आगे खड़ा है, बाकी वाले उसके पीछे 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 खड़े हैं। राजा समकक्षों में प्रथम है, फर्स्ट एमंग द इक्वल्स है। हमारी जब पॉलिटी पढ़ते तो हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री, जो भारतीय प्रधानमंत्री होता है, वो ये नहीं है कि सारे मंत्रियों के ऊपर है, वो ये है कि वो प्रमुख है, उनमें समकक्षों में प्रथम है, एक नंबर पे वो है, बाकी वाले उसके पीछे 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 लाइन के अंदर खड़े होंगे। हालांकि अब ये बात वो जो बंदा प्रधानमंत्री होता है उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है, पर्सनैलिटी पर निर्भर करती है कि कई बार उसका व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनैलिटी इतनी आकर्षक, इतनी प्रभावशाली, इतनी इन्फ्लुएंस डालने वाली हो जाती है कि बाकी वाले दब जाते हैं। तब हम कहते हैं कि वो थ्योरी फेल हो गई, आपकी समकक्षों में प्रथम नाम की कोई चीज नहीं बची, और एक ही दिख रहा है, बाकी वाले तो हमें दिख ही नहीं रहे। हम कहें नरेंद्र मोदी, आज की गवर्नमेंट को देखो तो अपने को यदि कह दिया जाए ना कि 5 और मंत्रियों के नाम बताओ तो सोचने पड़ते हैं कि बाकी मंत्री भी है क्या इस देश के अंदर। चारों तरफ अपने को एक ही आदमी दिखाई देता है। ऐसा कुछ इंदिरा गांधी के टाइम में था, ऐसा कुछ शुरुआत में नेहरू जी के टाइम में भी था। तो हम कहते हैं कि इनके टाइम में वो फर्स्ट एमंग द इक्वल्स वाला कभी ढंग से फॉलो नहीं हो पाया था, क्योंकि इनका खुद का व्यक्तित्व इतना विराट, इतना प्रभावशाली हो गया था कि बाकी वाले छुप गए। वरना भारतीय प्रधानमंत्री की हैसियत समकक्षों में प्रथम की है। अब ये कई बार प्रधानमंत्री लिपड़ा बन जाए, लुलपुंज कहे अपने मारवाड़ी में, अपने लिपड़ा शब्द लो बोले, तो फिर कई बार मनमोहन सिंह जी की तरह हो जाते हैं, समकक्षों में अंतिम दिखाई देते हैं कि कोई बात ही मानने के लिए तैयार नहीं हो। उस गवर्नमेंट को याद कर लो, उस गवर्नमेंट में आपको यदि याद आता है कि यार वास्तव में कोई काम कर रहा था, तो आपको प्रणब मुखर्जी याद आएंगे कि यार संसद में सरकार को बचाना है, प्रणब मुखर्जी। विदेश दौरे पे जाना है, विदेश वालों के साथ कहीं बातचीत करके आनी है, प्रणब मुखर्जी। आंदोलनकारियों के साथ बातचीत करनी है, प्रणब मुखर्जी। सरकार का पूरा स्ट्रेस मैनेजमेंट ही वो बंदा देख रहा था। तब सरदार जी ढक गए थे कहीं ना कहीं पीछे, वो समकक्षों में प्रथम वाली भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। वरना बाकी प्रधानमंत्रियों के आप काल देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार वास्तव में समकक्षों में प्रथम वाला सा सिस्टम रहता है। प्रणब मुखर्जी तो अपनी बुक में लिखते हो रहे हैं। 2012 के आसपास मुझे सोनिया जी ने बुलाया और सोनिया जी ने बुलाकर कहा कि राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट तय करना है, पार्टी चाहती है आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ो। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक सरकार और पार्टी में आपकी जरूरत ज्यादा है। प्रणब मुखर्जी लिखते हैं कि सोनिया गांधी की इतनी बात को सुनकर मुझे लगा कि सोनिया जी मनमोहन सिंह को तो बनाएगी राष्ट्रपति और मुझे बनाएगी प्रधानमंत्री। हालांकि अगले दिन पार्टी ने घोषणा की, पार्टी ने कहा प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है। कांग्रेस में शायद सबसे अधिक वेल डिजर्विंग बंदा जो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया।
बाकी उसने तमाम अच्छे अच्छे पदों पर काम किया, सरकार को हर मोर्चे के ऊपर संभालने वाला वही बंदा था। वरना भारतीय प्रधानमंत्री जो होता है वो समकक्षों में प्रथम होता है। हम कहते हैं हमारे भी राजस्थान में जो राजा थे वो सामंतों के ऊपर नहीं है, वो उनमें समकक्षों में प्रथम। इस बात को मैं और क्लियर करूं तो मैं कहूं कि जेम्स टोड कहता है, जेम्स टोड ने कहा कि हमारे यूरोप में राजा और सामंत के बीच में क्या रिलेशन है। हमने मुझे बता क्या है, उसने कहा भाई साहब राजा तो मालिक है और सामंत उसका सेवक है। उसने पूछा क्या तुम्हारे भी ऐसा है, या राजा मालिक है और सामंत उसके सेवक है? अपने फर्द का सामंत उनका होए, हम भाई हैं इसके, बस ठीक है इसको राजा बना दिया, ये बीच में बैठा हुआ है पर हमारे पीछे है ये भी, ये केवल हमें समकक्षों में प्रथम है, हमारे में स्वामी और सेवक का संबंध नहीं है। तो तुम्हारे में किस बात का संबंध है? ये बंधुत्व का संबंध है। ये ब्रदरहुड है केवल, और कुछ ही नहीं है। और क्लियर करूं मैं इस बात को, हम कहते हैं हमारी जो सामंती व्यवस्था थी वो टेंट के समान थी। जैसे टेंट होता है, टेंट में 4 पिलर होते हैं साइड में, एक पिलर होता है बीच में। 500 होते तो धरती पे ही है, एक साथ ही लगे हुए होते हैं। बीच वाला पिलर राजा है, साइड वाले पिलर सामंत है। सब पर बराबर भार है, पर वो मुखिया है बीच वाला। यदि बीच वाला आप हटा दोगे तो टेंट बीच में से झूल जाएगा, पर यदि इनमें से भी कोई आप हटा दोगे तो भी टेंट एक साइड में लड़खड़ाएगा कहीं। मतलब हमारी प्रशासनिक व्यवस्था टेंट के समान थी, जिसमें राजा बीच का मुख्य स्तंभ था तथा सामंत उसके छोर के स्तंभ थे, तथा किसी एक के स्तंभ के भी हिलने पर प्रशासनिक व्यवस्था हिल जाया करती थी कहीं ना कहीं।